हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी पीएचपी में आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं वो पहले आपको मैं दिखाता हूँ, देन फिर आगे का प्लान डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आज के ट्रेनिंग में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है आपका कि लाइक हमने कल कंप्लीट करा था, आई गेस आपको अगर याद हो तो कल हमने क्लास नहीं करा था, तो लास्ट टाइम हमने एरर हैंडलिंग सीखा था। ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे बग को कैसे डिबग किया जाता है। अगर कुछ बग आता है आपका वेबसाइट पे तो कैसे बग को डिबग करोगे। एंड देन डेट एंड टाइम वाला पार्ट पे हम लोग सीखेंगे कैसे डेट एंड टाइम यूज होता है। चलिए ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले अपना लोकल सर्वर स्टार्ट कर लो, उसके लिए जैम्प ओपन कर लो। एंड देन फिर आगे हम लोग कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे वीएस कोड पे। ठीक है। जैम्प स्टार्ट हो गया हमारा, फिर वीएस कोड पे जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो आप ओपन कर लो। चलिए, यहाँ पे एक डे 11 करके एक फाइल बना लीजिएगा। और बग डिबगिंग का लाइक एक तरीके से थ्योरेटिकल क्लास होगा, तो वो मैं थ्योरेटिकल वे में ही आपको सिखा देता हूँ। एंड देन फिर हम लोग आगे प्रैक्टिकल वाला चीजें करेंगे प्रैक्टिकल वे में। ठीक है। देखो, बग्स और डिबगिंग, बग डिबगिंग में क्या होता है एक्चुअली, बग जो टर्म है ये आया था किस चीज से पता है? इन छोटा छोटा जो कीड़ा होता है उसको बग बोलते हैं, राइट। रियल लाइफ में जो छोटा छोटा कीड़ा होता है उसी को बग बोलते हैं। तो सिमिलर तरीके से कुछ कुछ छोटा छोटा एरर्स अगर आ जाता है ना, या कुछ कॉमन मिस्टेक्स रह जाते हैं जो रेयरली लाइक किसी कारण से छूट गया। ठीक है। तो वो रह जाता है आपके वेबसाइट पे, तो उसको बग बोलते हैं। ठीक है। और उसी को हटाना, उसी एरर को सॉल्व करना डिबगिंग कहलाता है। ठीक है। अब ये कैसे आप पता कर पाओगे? तो देखो, इसके लिए ना दो चीज होता है। जो जनरली आपके पास एरर आता है वो आता है बग में, क्या रहता है कि आपसे गलती से मिसिंग हो जाता है, सेमी कॉलन छूट छूट गया गलती से आपसे। इक्वल्स करना था तो डबल इक्वल टू की जगह पे सिंगल इक्वल टू आपने डाल दिया। आपने कोई वेरिएबल नेम का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया तो क्या होगा? वो सब का जो वैल्यू था वो सही से डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। तो यही सब बग हो जाता है। मतलब छोटा सा मिस्टेक है आपका, कोई बड़ा सा ब्लंडर गेम तो आपने करा नहीं, राइट। बट फिर भी ये छोटा सा एरर ही आपके प्रोग्राम को सही से रन एग्जीक्यूट नहीं होने देता, रन नहीं होने देता। और ये प्रॉब्लम हो जाता है आपके लिए, राइट। मिसिंग डॉलर साइन, लाइक आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और जावास्क्रिप्ट वाला है, वहां पे डॉलर साइन तो यूज होता नहीं है, तो आपने डॉलर सिंबल गलती से छोड़ दिया। ये भी एक बग है। फिर ट्रबलिंग क्योट्स, मतलब आपने सिंगल क्योट कहाँ पे डालना था, डबल क्योट कहाँ डालना था, वो चीज गलती से इधर उधर हो गया। उसको भी आपका बगिंग डिबगिंग में काम आता है। तो यही सब चीज ढूंढ करके उसको फिक्स करना, ये डिबगिंग कहलाता है। ठीक है। फिर हम मिसिंग पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट, ब्रैकेट वगैरह ओपन किया, क्लोज नहीं कर पाए आप, वो हो जाएगा आपका बग्स में। एरे इंडेक्स, आपने इंडेक्स जो करा स्टार्ट होना चाहिए था जीरो से, आपने स्टार्ट कर लिया वन से कैलकुलेशन। तो ये सब जो छोटा छोटा एरर है इसी को बोलते हैं क्या? बग्स। ठीक है। और इसी को जब आप सॉल्व करोगे, ये जो भी चीज मिसिंग था उसको आप फिक्स करोगे, उसी को बोलेंगे डिबगिंग। ये चीज समझ में आया या नहीं आया वो बताओ पहले। चलो ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है डेट ऑब्जेक्ट। डेट ऑब्जेक्ट में क्या होता है ना, डेट एंड टाइम पे देखो, डेट एंड टाइम क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, रीजन ये है ना कि जब भी आप काम करोगे ना पीएचपी पे, तो जनरली ये बैकएंड लैंग्वेज है, राइट। बैकएंड में मोस्टली आपका जो इंटरेक्शन होता है वो आपका डेटाबेस के साथ होता है। डेटाबेस में आपको अगर पता हो तो आप जो भी डेटाबेस में डेटा रखोगे, किस टाइम पे एडिट किया गया, किस टाइम पे इंसर्ट किया गया, किस टाइम पे अपडेट किया गया, ये सब चीज आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डेटा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सिंपल सा टर्म में बताओ, हाँ या ना में आंसर। हाँ। तो आपको डेट और टाइम स्टोर करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो आपको डेट और टाइम समझना पड़ेगा कि कैसे आप उसको यूज में ला सकते हो, राइट। तो उसी चीज को सीखेंगे कि कैसे यूज में आता है। देखो, एक टाइम बोल करके फंक्शन होता है पीएचपी में, जिसके यूज से आप काम कर पाओगे टाइम के ऊपर। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पीएचपी लिखना, मैं पीएचपी स्टार्ट कर देता हूँ लिखना, तो पीएचपी एंड देन यहाँ पे स्टार्ट इंड हो जाएगा आपका। और यहाँ पे आप कर सकते हो इको, और करोगे टाइम फंक्शन, और आपका टाइम आपको मिल जाएगा। और ये टाइम क्या होगा? अभी का करंट टाइम। ठीक है। अभी का करंट टाइम। तो आउटपुट हमें कहाँ पे दिखेगा? तो लोकल हॉस्ट स्लैश डे 11.php। अच्छा सॉरी, मैंने फोल्डर नेम नहीं डाला, यहाँ पे ट्रेनिंग करके डालना होगा। देखिए, ये जो है ये टाइम स्टैम्प है।
टाइम स्टैम्प क्या होता है कि लाइक आपका सेकेंड्स का काउंट है, कब से सेकेंड का काउंट है, तो 1970 से 1 जनवरी 1970 से अभी तक कितना सेकेंड हुआ है उसका ये काउंट है एक्चुअली, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया टाइम स्टैम्प में आपको टाइम दिया। बट क्या सोचो, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, आप एडमिन पैनल एक बनाए हो जहाँ पे आप एडमिन को दिखा रहे हो किस टाइम पे कौन सा डेटा के साथ उसका छेड़ा गया। ठीक है, तो ये चीज आप बता पाओगे क्या देख करके? नहीं, ह्यूमन आपको हो सके आप डेवलपर हो आपको समझ में आ जाए, यूजर को तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको आप कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो ताकि यूजर पढ़ सके, वो चीज है। देखो टाइम स्टैम्प मिला, अब इसमें से सेकंड आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो क्या होगा 0 to 59 के बीच में होगा। मिनट्स, जिसमें क्या मिलेगा आपको 0 to 59 के बीच में मिलेगा। आवर्स 0 से 23 के बीच में मिलेगा। क्यों? 24 नंबर का आवर तो होता नहीं है, 24 आवर्स ही टोटल होते हैं ना, तो 0 हो जाता है 24th आवर आपका। मंथ में डे जो है 1 से 31 तक होता है वर्क डे। वीक डे जो आपका काउंट होता है 0 से लेकर के 6 तक। 0 होता है मंडे, और आपका 6 हो जाता है आपका संडे। ठीक है, 7 दिन होता है टोटल, तो 0 से 6 तक तो टोटल 7 काउंट हो गया। मंथ में आपका मंथ ऑफ द ईयर में 1 से लेकर के 12 तक आपको मिलेगा। ठीक है, ईयर में आपका 4 डिजिट का नंबर मिलेगा। ईयर डे कौन सा दिन है उस ईयर में, तो 0 से 365 के बीच में आपको मिलेगा। आपको अगर सर 365 दिन इस साल में होते, बट 0 से 365 तो 66 366 हो जाता है। तो देखो अगर आप नोटिस करो तो आपका जो 366 डे जो है वो लीप ईयर में आता है। ठीक है, इसलिए ये चीज आता है। फिर अब वीक डे, कौन सा वीक डे वो आपको बताएगा ये टर्म में, मंडे ट्यूजडे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मंथ जनवरी इस तरीके से स्ट्रिंग में बता रहा है। 0 से क्या आ जाएगा टाइम स्टैम्प। तब इस पे आप काम कैसे कर सकते हो वो देखो। आपको एक गेट डेट बोल करके फंक्शन मिलता है, टाइम से आपको उसका एग्जैक्ट टाइम मिल गया। ठीक है, सिमिलर वे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, गेट डेट बोल करके एक फंक्शन है जिससे आपको टाइम डेट मिल जाएगा। ठीक है, गेट डेट में आपको डेट मिल जाएगा। आप इसको रिफ्रेश करना, आपको आउटपुट मिल जाएगा। अच्छा, क्या दिया? अच्छा सॉरी, इको मैं करने गया इसलिए ये एरर दे रहा था। मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, प्रिंट आर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली में ये रहता है पूरा का पूरा आपका एरे, इसलिए ऐसा एरर दिया। तो प्रिंट आर करूंगा तो जो भी एरे है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखो आ गया ना। और ये सारा चीज, यही जो चीज बताया था, देखो तो यही सारा चीज है या नहीं है? सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, देखो सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, फिर एम डे, देखो है ना, एम डे, फिर डब्ल्यू डे, वीक डे कौन सा है, डब्ल्यू डे, फिर मंथ, मंथ, ईयर बाय डे, देखो ईयर बाय डे, वीक डे, मंथ, और जी टाइम स्टैम्प, है ना। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको गेट डेट फंक्शन से मिल जाएगा। समझ में आई बात या कंफ्यूजन है? समझ में आया या नहीं आया वो बताओ पहले। चलो, समझ में आया तो अब देखो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपको अभी का टाइम बताओ, अभी का डेट क्या है वो आप बताओ, तो कैसे बताओगे? आपको स्ट्रिंग फॉर्मेशन करना पड़ेगा, राइट। स्ट्रिंग फॉर्मेट ही तो करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर अभी का चाहिए गेट डेट में से, अगर आप ये करते हो कि आपको कौन सा दिन है आज ये निकालना, तो डब्ल्यू डे से आपको आज का दिन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? सोच के देखो, आज का कौन सा दिन है ये आपसे पूछूं तो आप किससे निकाल पाओगे, डब्ल्यू डे से, या वीक डे करोगे उससे निकल जाएगा, राइट। तो वीक डे से आपको डायरेक्टली अगर स्ट्रिंग मिल जाए तो डब्ल्यू वीक डे ही कर लो। ठीक है, और इसी को अगर कर दे तो आप इको, अब ये इको हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग ही है एक्चुअली। ठीक है, पहले प्रिंट कर लेते हैं बी आर टैग, सो दैट कि ये नया लाइन में स्टार्ट हो जाए, एंड देन आप इसको रन करोगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखो मिल गया, फ्राइडे। आज कौन सा दिन है बताओ? फ्राइडे, राइट। तो फ्राइडे आपको मिला ना। अभी टाइम कितना हो रहा है आप देख लेना, टाइम कितना हो रहा है, मैं उसको फॉर्मेट कर रहा हूँ। जैसे सोचो, आपको अगर टाइम सेट करना है, इको, अभी मैं बोलूँ आपका अभी का टाइम बताओ, तो क्या बताओगे? टाइम कोलोन, इसी तरीके से लिखते हो ना। फिर स्ट्रिंग जोड़ने के लिए क्या यूज करते थे, ये चीज। अब यहाँ पे मुझे जोड़ना है आवर्स, आवर्स के लिए क्या यूज करूंगा, गेट डेट फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ से मैं निकाल लूंगा आवर्स, राइट। निकलेगा या नहीं निकलेगा?
यही तो है ना। अगर आप देखो तो आवर्स में तो सारा स्टोर्ड है आपका आवर्स, देखो, है ना, आवर्स मिनट्स इस तरीके से। तो आप यहाँ पे आवर्स से आपको आवर मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पे फिर से क्या डालना चाहोगे, कोलोन, फिर आप क्या करोगे, जोड़ोगे फिर से मिनट्स, फिर यहाँ पे मिनट्स उठा लेते हैं, सिमिलर तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, आवर्स को चेंज कर देंगे मिनट्स में, तो हमें क्या मिल जाएगा, अभी कितना मिनट्स हुआ। फिर सिमिलर तरीके से यहाँ पे क्या लगाओगे आप, कोलोन, राइट, फिर आप जोड़ोगे क्या, सेकेंड्स। और वेबसाइट पे जितना भी वेबसाइट आज तक आपने यूज किया होगा तो टाइम आपको इसी तरीके से मिलता है या नहीं मिलता है, जो बताना आप, देखो। मिलता है नहीं मिलता। आप कहोगे सर ये तो 16:48 ये सब चीज बता रहा, तो ये जो टाइम बता रहा ना वो जीएमटी बता रहा है। जीएमटी मतलब क्या होता है, ग्रीन बीच का जो टाइम है वो आपको बता रहा है। आपको अगर इंडिया का टाइम चाहिए तो आप पहले टाइम जोन सेट करोगे, क्या करोगे, टाइम जोन सेट करोगे, ठीक है। इसी में से और डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह आप निकालना चाहते हो ना, तो डेट कॉमा फॉर्मेट टाइम स्टैम्प करोगे तो भी आपको डेट मिल जाता है। जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ, रुको, पहले एक बी आर टैग लेने दो दोनों जगह पे। और ग्रीन बीच टाइम से ना 5 आवर्स 30 मिनट्स लेट हमारा टाइम चलता है, मतलब उसमें 5 आवर 30 मिनट्स अगर आप जोड़ दोगे तो हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो डेट करके, आप इसमें पास करते हो क्या, स्ट्रिंग में फॉर्मेट कॉमा टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प हमारा क्या आ जाएगा, टाइम से आपका टाइम स्टैम्प आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये जो फॉर्मेट करके दिया है, जो फॉर्मेट आप पास करोगे फॉर्मेट, ये सारा फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या क्या यूज हुआ जो देखो, कि किस तरीके से आप डेट को दिखाना चाहते हो। जैसे अगर मैं चाहता हूँ डेट में इस तरीके से दिखाना, फॉर्मेट में जैसे क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले मंथ दिखे, फिर सॉरी डे दिखे, फिर मंथ दिखे, फिर ईयर दिखे। तो इस तरीके से मैं पास करूंगा तो मुझे क्या आएगा, उस तरीके से टाइम मिल जाएगा मुझे, सॉरी डेट मिल जाएगा, डेट मिल गया। देखो आज कितना तारीख है, 17 मार्च 2023 है या नहीं है, है ना। तो आप इस तरीके से फॉर्मेट पास करोगे। ए यूज होता है एम पीएम के लिए, कैपिटल ए कैपिटल एम पीएम के लिए, डे से डे ऑफ मंथ, कैपिटल डी से डे ऑफ वीक, कैपिटल एफ से मंथ नेम, ठीक है, कैपिटल एच से आवर, कैपिटल एच से आपका आ जाएगा आवर, ठीक है, 24 वाला लेंथ में। ये 12 आवर फॉर्मेट होता है। जी आपका आवर फॉर्मेट है विदाउट जीरो, जी है जिसमें आपका विथ जीरो आएगा, ठीक है। मिनट्स के लिए, डे ऑफ मंथ के लिए, ये इस तरीके का फॉर्मेट जो भी आप बना करके डालोगे उस फॉर्मेट में आपको डेट मिल जाएगा, डेट टाइम। ये हो गया आपका टोटल डेट और टाइम के बारे में, ठीक है। अब इसी में एक चीज आपको मैं सिखाता हूँ कि अगर आपको इंडियन टाइम जोन चाहिए, लाइक आप चाहते हो कि इंडिया का टाइम जोन आपको चाहिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो सेट टाइम जोन, ठीक है। आप सेट टाइम जोन करके यूज कर सकते हो और फिर टाइम जोन आप सेट कर सकते हो। और इंडिया का जो टाइम जोन है वो एशिया करके आता है, तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आप सेट कर पाओगे। आप इसमें एक फंक्शन यूज होता है वो भी आप सेट कर सकते हो, जिससे आपका सिस्टम से फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आता है डेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट टाइम जोन गेट, गेट के जगह पे सेट कर दो तो सेट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सेट करो, आपको हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको पैरामीटर चाहिए होता है क्या, टाइम टाइम जोन आईडी, टाइम जोन आईडी क्या है हमारा, एशिया स्लैश कोलकाता करके होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हो एशिया स्लैश कोलकाता या न्यू दिल्ली, यही दो में से कोई एक है। लेट्स होप कि आगे आ जाए इंडियन टाइम में। यस आ गया, देखो आ गया ना। अभी टाइम हुआ 9:22:26 और ये आपका डेट है ना, देखो आया नहीं आया। तो इस तरीके से आप इंडियन टाइम जोन सेट कर सकते हो। क्लियर है या इसमें कुछ कंफ्यूजन है, समझ में आई बात या नहीं आई। चलो अब आपको सिखाते हैं, हम लोग जंप करेंगे आगे। जो नेक्स्ट चीज हमें सीखना है वो है एसक्यूएल के तरफ। अब हम लोग एसक्यूएल के तरफ जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे पीएचपी के साथ एसक्यूएल यूज कर सकते हो आप। देखो
एसक्यूएल बनाने के लिए क्या होगा कि आपको कनेक्शन करने के लिए पहले तो आपको एसक्यूएल का समझाना होगा, तो मैं सिर्फ एसक्यूएल समझा रहा हूँ। और एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, वो है लाइक आपका इससे भी काम हो जाएगा, बट कुछ चीजें आपको सिखानी है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको माई एसक्यूएल वर्कबेंच आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये सर्च करना, पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है यहीं से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, देखो विंडोज इंस्टॉलर दिख रहा है आपको, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, फिर आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड के लिए, तो यहाँ पे नो थैंक्स जस्ट डाउनलोड स्टार्ट माय डाउनलोड, इस पर क्लिक करोगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, चलो अब आपको सिखाते हैं कि कैसे एसक्यूएल कैसा दिखता है और कैसे उस पर काम करते हैं। देखो जब आपने जैम्प इंस्टॉल करा होगा ना, तो जैम्प के साथ आपको माई एसक्यूएल ऑटोमेटिकली आपके पास स्टोर्ड है। क्या है, माई एसक्यूएल आपके पास स्टोर्ड है। ठीक है, और कैसे स्टोर्ड है वो भी चीजें आपको बताते हैं। देखो ये जो चीज है ये आपका पूरा एसक्यूएल का डेटाबेस वगैरह है। ठीक है, इतना डेटाबेस आपका बना हुआ है। अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो आप आगे यहीं से क्रिएट कर पाओगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, तब तक आप लोग एसक्यूएल स्टार्ट कर लो। आपने स्टार्ट कर लिया, देखो अब आपको ना इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि एक्चुअली है क्या क्या चीज, वो समझो आप। ठीक है, देखो इसमें आपको मिलता है, ये आपका माइस्कल का एडमिन है। एडमिन मतलब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ये यूआई है जहाँ से आप अपना पूरा डेटाबेस का एसक्यूएल का डेटाबेस को मैनेज कर सकते हो। एसक्यूएल एक्चुअली होता क्या है, तो पहले जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। ठीक है, क्यूरी मतलब होता है कि जैसे आपको रियल लाइफ में क्वेश्चन होता था, आप क्वेश्चन करते हो और आपका क्यूरी रिजॉल्व होता है, राइट। तो ये वो लैंग्वेज है जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो और डेटाबेस आपको आंसर करता है। ठीक है, अब इसमें डेटाबेस जो है वो आपका डेटाबेस सेक्शन में जाओगे तो आपको जितना भी डेटाबेस आपके पास है आपके सर्वर पे वो आपको दिखेगा, तो ये सारा डेटाबेस है जो मेरे सर्वर पे है। फिर एसक्यूएल करके जो सेक्शन है यहाँ पे आप अपना एसक्यूएल का कोड लिख सकते हो, क्यूरी लिख सकते हो। और यहाँ पे जो गो करके जो बटन है ना यहाँ पे, यहाँ से आप गो पे क्लिक करोगे और ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर है स्टेटस, स्टेटस में क्या होगा आपको बताएगा कि क्या क्या चीज हुआ है अभी तक। ठीक है, कितना रिक्वेस्ट आया है, कनेक्शंस कितना आया अभी फिलहाल बना हुआ, कितना रिसीव हुआ ट्रैफिक, कितना डेटा गया, कितना आया है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज आपको बताएगा यहाँ पे। सर्वर का फिर प्रोसेस क्या क्या हुआ है जो बताएगा आपको। क्यूरी कितना हुआ वो क्यूरी का स्टैटिस्टिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल स्टेटस का वेरिएबल्स मिल जाएंगे, क्या क्या वेरिएबल्स कैसे कैसे थे। ये चीज अभी आपको समझने का नीड नहीं, उतना डीप में नहीं जाना, मॉनिटर कर सकते हैं आप चीजों को। तो ये जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सब चीज सीखने का नीड नहीं है उतना। ठीक है, ये सब जो सर्वर पे काम करते हैं उनके लिए। फिर यूजर अकाउंट्स में जितने भी यूजर अकाउंट्स है वो सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या होगा कि आप किसी भी डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। कुछ तरीका होता है, इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब आपका डेटाबेस का एक लेआउट आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएगा किसी अदर वे में। इंपोर्ट में आप दूसरे जगह से डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। फिर है सेटिंग्स, सेटिंग से आप कुछ कुछ चीजें जो फाइल का सेटिंग्स है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फिर है रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन में क्या होता है कि आप किसी एक सर्वर को या फिर किसी चीज को रेप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है ना। फिर है वेरिएबल्स, ये सारे वेरिएबल्स है जो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर है कैरेक्टर सेट जो यहाँ से डिफाइन होता है, ये सब चीज उतना सोचने का नीड नहीं है। ये है इंजन, कौन सा इंजन किस चीज के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब आपको बताते हैं कि डेटाबेस में डेटाबेस बनाते कैसे। देखो, ये वाला चीज अभी आप इग्नोर करो, अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो। तो ये जो कैरेक्टर सेट का फॉर्मेट है, जैसे बताया था ना, UTF-8 आपका बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट होता है, राइट। तो सिमिलर तरीके से आपका यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट रहेगा, जो भी उसी को रहने देना। यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम डालोगे और आपका डेटाबेस बन जाएगा। जैसे मैं ट्रेनिंग करके एक डेटाबेस बना रहा हूँ, और आप देखना ये ट्रेनिंग करके डेटाबेस बन जाएगा। TRAINING किया मैंने, क्रिएट किया, डेटाबेस बन गया। देखो, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग करके डेटाबेस बन गया, राइट। इसमें अभी टेबल्स कितने, तो टेबल्स एम्प्टी है। देखो, एक डेटाबेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स स्टोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक फोल्डर के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स रखते हो, सिमिलर तरीके से डेटाबेस में भी आप एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स रख सकते हो। यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है एसक्यूएल में, वो टेबलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, जैसे आप एक्सेल में डेटा लिखते हो उसी तरीके से यहाँ पे स्टोर होता है। तो ये है बेसिक डेटाबेस का क्रिएशन। किसके हेल्प से, आपने यूआई का हेल्प लिया। अब आती बारी कि अगर आपको क्यूरी लिख करके करना होता है एसक्यूएल का क्यूरी, तो कैसे करते, तो उसके लिए यूज होता है क्रिएट। एक लाइन होता है इसका, क्यूरी जो है क्रिएट से क्रिएट होगा, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और नाम दोगे, जैसे मुझे बनाना है ट्रेनिंग 1। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा गो, अब ये क्रिएट कर देगा डेटाबेस। देखो, एक ट्रेनिंग 1 करके देखो क्रिएट हो गया। जस्ट इतना सा चीज है। अब इसी में होता है कि कभी कभी आपको इस तरीके से एसक्यूएल का सिंटैक्स लिखना पड़ता है कि अगर मान लो सर्वर पे फिर से इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना हो तो आसान हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसी चीज को क्रिएट डेटाबेस, जो भी आपको नाम रखना, ट्रेनिंग इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तभी। समझ में आई बात। ये क्या हो जाएगा कि ये तभी क्रिएट करेगा जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा हुआ। जैसे कॉपी किया और रन किया, अब ये एरर नहीं देगा। देखो, ऑलरेडी था तो ये रन नहीं किया। देखो, बोला ना MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट, क्यों, क्योंकि ये चीज है था पहले से बना हुआ था, तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैंने ये एसक्यूएल क्वेरी को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इस डेटाबेस को कैसे डिलीट कर पाऊंगा, तो ट्रेनिंग 1 है, अब यहाँ से मैं जाऊंगा ऑपरेशंस में। ठीक है, और ऑपरेशंस में देखोगे यहाँ पे रहेगा ड्रॉप द डेटाबेस करके, है ना। इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, ओके करूंगा, ये देखो डिलीट हो गया। हो गया। अब यहाँ पे आप सेम चीज एग्जीक्यूट करो, अब देखना आपका एक डेटाबेस नहीं है ना, इफ नॉट एग्जिस्ट मतलब नहीं है, ट्रू हो गया। अब देखना ये एग्जिस्ट है तो ये आ जाएगा। आ गया, आया या नहीं आया, जो बताओ, हुआ या नहीं हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होता है। अब देखो, इसी में और आप फॉर्मेट कर सकते हो, क्या फॉर्मेट कर सकते हो वो आपको सिखाता हूँ। चलो, डिलीट करने वाला चीज भी आपको सिखाता हूँ। तो डिलीट करने के लिए क्या करोगे, डिलीट डेटा बेस और नाम डालोगे, बस। दिस इज सिंपल। आसान है या नहीं है, जो बताओ। या ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप से ड्रॉप हो जाएगा आपका, ड्रॉप डेटाबेस। डिलीट से ये काम नहीं करेगा मे बी, क्योंकि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते ट्रेनिंग 1। ठीक है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। देखो, अब डिलीट हो गया ना। डिलीट आपका टेबल होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हो। तो ये जस्ट आपको बेसिक सा चीज सिखाया, कल आप लोग इसको इंस्टॉल करके आना, तो आपको और भी ये चीजें आगे डिटेल में सिखाएंगे। ठीक है, सो आज का क्लास इतना ही रखते हैं। सारा चीज पीएचपी का रिवीजन कर लो। अब ऑलमोस्ट हम लोग पीएचपी खत्म कर चुके हैं, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बचा है। अब हम लोग एसक्यूएल सीखेंगे, 2 से 3 दिन लगेगा एसक्यूएल सीखने में। उसके बाद फिर हम लोग पीएचपी का उप्स में एंटर करेंगे, उसमें सीखेंगे। उप्स के साथ साथ हम लोग सीखेंगे कि पीएचपी की हेल्प से कैसे डेटाबेस में काम करते हैं।
ठीक है। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट हम ना स्टार्ट कर देंगे, तो 4 क्लास से 5 क्लास के बाद हम लोग हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। पीएचपी एडमिन देखो कैसे ओपन हुआ, देखो आपका जो कंट्रोल पैनल है जैम्प का, उसी में आपको यहाँ पे एडमिन करके ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है या स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज सिंपल। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।